फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पैशनेट सक्सेस। आज हम हिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे अद्भुत सभ्यता में से एक है। इसका हम ओवरव्यू ले लेते हैं। पहले क्या क्या डिस्कस करेंगे हम इसमें जानेंगे। इसके डिफरेंट नाम, इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी की सभ्यता, जैसे हड़प्पा सभ्यता नेम था इसका, और कांस्य युगीन सभ्यता थी, कैसे बनी है, ड्रेनेज सिस्टम वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे और ये भी जानेंगे कि इसका पतन कैसे हुआ। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं लेक्चर को। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता का जो अन्य नाम था ये था हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता। ये जो है ये आज से लगभग 450 ईयर के लगभग थी। और ये सिंधु नदी के किनारे जन्मी थी सभ्यता, तो इसलिए इसे सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाता है। अब दूसरा जो नाम है इसका हड़प्पा सभ्यता। अब ये जान लेते हैं कि हड़प्पा नाम क्यों पड़ा इसका। हड़प्पा सभ्यता ये इसलिए नेम पड़ा था इसका क्योंकि सबसे पहले स्टार्टिंग में जो हमने स्थल खोजा था, हड़प्पा स्थल ही था वो, और इसकी खोज सर दयाराम साहनी जी ने 1921 में की थी। और फिर 1922 में राखलदास बैनर्जी थे जिन्होंने मोहनजोदड़ो इसका एक दूसरा स्थल था, उसकी खोज की थी। और ये दोनों एक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण खोज थी। अब देख लेते हैं ये इनका टाइम पीरियड क्या क्या था। टाइम पीरियड था इनका, ये देखिए 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। और ये एरिया देख लेते हैं हम। देखें यहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया, इस सारे एरिया के अंदर ये वाली सभ्यता हमारी जन्मी थी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम। सर जॉन मार्शल, ये जो अलग अलग विद्वान थे इन्होंने अलग अलग ने इसका समयकाल अलग अलग डिफाइन किया हुआ है। तो देख लेते हैं। सर जॉन मार्शल जो थे इन्होंने इसका बताया हुआ है 3250 ईसा पूर्व से 2750। ऐसे ही अलग अलग अर्नेस्ट मैके ने अलग बताया हुआ है, जी.सी. सेट ने, और मार्टिन व्हीलर, डी.पी. अग्रवाल, फेयर सर्विस, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, इन्होंने बताया है 2500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व। अब देख लेते हैं इसका जो भौगोलिक विस्तार सिंधु घाटी सभ्यता का कितना था। इसका क्षेत्रफल था 13 लाख वर्ग किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण विस्तार था 1100 किलोमीटर, मांडा से दैमाबाद तक, और पूर्व से पश्चिम जो था आलमगीर से सुतकांगे डोर तक। अब देख लेते हैं कि ये एरिया कहाँ पे पड़ता है आज के टाइम के अकॉर्डिंग। जो ये उत्तर पूर्व है आलमगीरपुर, ये उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है, और पश्चिम का जो एरिया है ये सुतकांगे डोर, ये बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर पड़ता है, और मांडा जम्मू कश्मीर यानी दक्षिण में दैमाबाद यानी महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है। अभी के टाइम के अकॉर्डिंग ये एरिया इन एरिया में पड़ते हैं। मांडा जम्मू कश्मीर, दक्षिण में जो था एरिया दैमाबाद ये महाराष्ट्र में पड़ता है, पश्चिम में सुतकांगेडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान में, और उत्तर पूर्व में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। ये हमने मैप के अकॉर्डिंग दिखाया हुआ है। मैप में देख लीजिए, ये एरिया हो गया आलमगीरपुर और ये मांडा है, और ये साउथ में जो हो गया महाराष्ट्र, और सुतकांगेडोर है जो ये बलूचिस्तान, ये अब पाकिस्तान के अंदर है। अब इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं, प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं। जैसे इसमें ड्रेनेज सिस्टम, नगर नियोजन इनका कैसा था, और इनका जो स्नान वगैरह कैसा था, और नाली होगी जो उनके अंदर उस टाइम के अकॉर्डिंग कैसी थी। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। ये देखिए, इसमें पकी हुई ईंटों का उपयोग किया गया है। जो बड़े बड़े स्नानागार बने हुए थे उनमें, और अनाज का एक अन्नागार था, अनाज भंडार, जहाँ पे अनाज एकत्र किया जाता था उसे अन्नागार बोला जाता था। और व्यापार इनका होता था मेसोपोटामिया जैसी सभ्यताओं से इनके संबंध थे, यानी कि भारत के बाहर भी इनके संबंध थे। कला और शिल्प, मोहरे, मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाते थे, ये मूर्तियाँ बनाते थे। और ये एक ऐसी सभ्यता है जिसको आज तक भी इनका लिखा हुआ पढ़ा नहीं जा सका है। ये देखिए यहाँ पे फोटो के अकॉर्डिंग देखिए, विशाल अन्नागार जो ऊपर है ये विशाल अन्नागार बना हुआ है, और ये विशाल स्नानागार, यहाँ पे ये मोहनजोदड़ो में बना हुआ था। विशाल स्नानागार सबसे ज़्यादा फेमस था। देखिए कितना बड़ा ड्रेनेज सिस्टम बनाया हुआ है इन्होंने। ये देखिए, ये नर्तकी की मूर्ति, और ये मृदभांड यानी कि बर्तन इस तरह के प्रयोग करते थे ये लोग। और ये था नाली यानी ड्रेनेज पैटर्न जो था इनका, ये वाला था। देखिए नाली किस तरह की बनी हुई है यहाँ पे, और ये नर्तकी की मूर्ति है। मोहनजोदड़ो में दुर्ग भी थे। जो मोहनजोदड़ो में लोग रहते थे, मतलब घर जैसे बने हुए थे, दो पार्ट में डिवाइड थे। एक में तो ऊपर रहते थे कुछ लोग, यानी कि ऊपरी दुर्ग कहा जाता था या ऊपरी हिस्सा कहा जाता था, और निचले शहर में लोअर टाउन था जो, उसमें निचला दुर्ग था। दो तरह से जो सिंधु घाटी सभ्यता में लोग रहते थे, दो टाइप से रहते थे। अब दुर्ग में ऊपरी हिस्से में क्या क्या था, ये शहर एक छोटा एरिया था, लेकिन ऊंचाई पर बना हुआ हिस्सा था, ये चबूतरे पे बनाया गया था, और इसमें इमारतें और महान स्नानागार, अन्न के भंडार इसके अंदर ही शामिल थे। निचला शहर था जो, ये एक बड़ा शहर था, निचले हिस्से में बना हुआ था, और इसमें आम लोगों के घर थे, जैसे नॉर्मल लोग जो रहते हैं वो निचले हिस्से में रहते थे, और जो थोड़ा अच्छे होंगे वो ऊपरी दुर्ग में रहते थे।
और सड़कों की निकासी और जल की निकासी, सड़कों का और जल का जो निकास था वो एक बेहतरीन व्यवस्था थी। अब देख लेते हैं मोहनजोदड़ो का जो ये ग्रेट बाथटब था, जो हमने पीछे फोटो दिखाई है, ये यहाँ पे डिटेल में दिखाया हुआ है। मोहनजोदड़ो में जो बाथटब था, यह विश्व का सबसे सार्वजनिक नहाने का टैंक था, मतलब ये इसमें सभी लोग नहाते थे, बहुत बड़ा बनाया हुआ था ये स्नानागार। फिर राखी गढ़ी, ये हड़प्पन से प्राप्त कंकाल, यहाँ पे कंकाल भी मिला है, यह मानव का कंकाल है, राखी गढ़ी स्थल से मिला है ये, और यह अभी न्यू दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में प्रदर्शित है। और यहाँ पे जो ये सिंधु घाटी के लोग थे, ये माँ देवी जो थी इनकी मदर गोडेस, उनकी पूजा किया करते थे। ये सिंधु घाटी की सभ्यता के मात देवी की पूजा किया करते थे ये, ठीक, जो इनको कृषि और जीवनदानी शक्ति के सम्मान को दर्शाती है। अब देख लेते हैं, ये रहा वो कंकाल जो मिला था, कंकाल ये हो गया, और ये इनके गोड़ की मूर्ति थी जिसे ये मातृ देवी बोलते थे, ये हमने पीछे देख लिया है मोहनजोदड़ो का स्नानागार। अब देख लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में प्रमुख स्थल कौन कौन से थे। सबसे पहले तो यही मोहनजोदड़ो था, सिंधु जो पाकिस्तान में अभी करंट में ये मोहनजोदड़ो जो एरिया है ये पाकिस्तान के अंदर है। और उत्खनन करता मतलब इनको इसकी खोज किसने करवाई थी, ये थे राखल दास बनर्जी। अब देख लेते हैं यहाँ से मिला क्या क्या है, मोहनजोदड़ो से हमें अवशेष कहाँ के प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले तो विशाल स्नानागार मिला है। अन्नागार क्या था, अन्नागार ये जिसमें अन्न के भंडार थे वो मिला है। और नृत्य करती हुई एक नर्तकी की मूर्ति, हमने जो पीछे फोटो देखी है अभी, वो नृत्य करती हुई मूर्ति। पुजारी महात्मा की मूर्ति जो ये सामने ये दिख रही है मूर्ति, ये वाली। फिर गेहूं मिट्टी के दीपक के साक्ष्य मिले हैं। सीपीओ से बनी हुई पटरी, मिट्टी का तराजू मिला है, और पकाई हुई ईंट के साक्ष्य। यानी ये सभ्यता इतनी एडवांस थी स्टार्टिंग से ही, जो उस टाइम भी लोग पक्की हुई ईंट का यूज़ करते थे घरों को बनाने के लिए। और पत्थरों के बने हुए आभूषण मिले हैं। चौहुदड़ो, ये सिंधु, ये भी पाकिस्तान के एरिया में ही है, और इसके उत्खनन करता है अर्नेस्ट मैके। अब देख लेते हैं इसमें क्या क्या अवशेष प्राप्त हुए थे। सबसे पहले तो 4 पहिए वाली गाड़ी मिली थी। उसके बाद देख लेते हैं क्या मिला था। उसके बाद मन के बनाने का कारखाना था, वर्गाकार ईंटें मिली थी, और अलंकृत हाथी कंघा, ठीक। अब देख लेते हैं नेक्स्ट एरिया लोथल, जो कि अभी करंट में गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे पर। इसके उत्खननकर्ता थे SR राव। और यहाँ से जो प्राप्त अवशेष हुए हैं वो देख लेते हैं। फारस की मोहर, बंदरगाह, धान व चावल के अवशेष, 3 युगल समाधियाँ और दिशा मापक यंत्र, तांबे का कुत्ता और धान की भूसी। जो लोथल का एरिया था ये गुजरात का, ये सिंधु घाटी का मेन बंदरगाह था, जहाँ से ये बाहर के लोगों से, जैसे मेसोपोटामिया वगैरह जो सभ्यता थी, उन लोगों से ट्रेड वगैरह, व्यापार वगैरह करते थे। अब देख लेते हैं कालीबंगा, नेक्स्ट वाला स्थल है हमारा कालीबंगा, जो है राजस्थान में और घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। उत्खनन करता थे इसके BB लाल व BK थापर। प्राप्त अवशेष है यहाँ से आयताकार अग्निकुंड, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। बेलनाकार मोहरे, ये जो सारी यहाँ पे दी हुई है ये सब मोहरे ही हैं। मिट्टी के मनके और कांच व मिट्टी की चूड़ियाँ, सिलबट्टा और प्रतीकात्मक समाधियाँ, सूती कपड़े की छाप, ये यहाँ से मिले हैं। कालीबंगा राजस्थान, और कौन सी नदी, घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट स्थल। नेक्स्ट स्थल था हमारा बनावली हरियाणा। इसके उत्खनन करता है RS बिष्ट प्रताप, RS बिष्ट प्राप्त। इनके अवशेष हैं जो यहाँ से मिले हैं। हल्की आकृति वाला मिट्टी का खिलौना मिला है, तांबे के आभूषण, हड़प्पा। नेक्स्ट स्थल हो गया, ये है रावी, पाकिस्तान में, रावी नदी के किनारे और पाकिस्तान में जो हड़प्पा स्थल है, जो सबसे स्टार्टिंग में सिंधु घाटी का स्थल मिला था वो था हड़प्पा। अब इसको देख लेते हैं, ये वाला जो स्थल है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उत्खननकर्ता कौन थे इसके, सर दयाराम साहनी। और प्राप्त अवशेष हैं लाल बलुआ पत्थर से बनी पुरुष की प्रतिमा, लिंग योनि के पूजन के प्रतीक, लकड़ी की ओखली से गेहूं या जौ, गेहूं व जौ को उस टाइम कहते थे यव, पासा, तांबे की टूला व दर्पण, विशाल चबूतरे वाले 6 अन्नागारों की कतारें, कांसे से निर्मित हिरण का पीछा करते हुए कुत्ते की मूर्ति का कब्रिस्तान मिला है, शंख से निर्मित बैल और स्वास्तिक चक्र के साक्ष्य, सीपीओ का पैमाना। अब देख लेते हैं कंडीशन, दशाएं क्या क्या थी इसके अंदर, राजनीतिक और आर्थिक दशाएं, इनकी सामाजिक दशाएं, इनका रहन सहन वगैरह सब। सबसे पहले देख लेते हैं राजनीतिक दशाएं की, इनके टाइम में कोई राजा वगैरह था या कैसे इनका सिस्टम चलता था। अब देख लेते हैं नगर राज्य प्रणाली, इसमें कोई स्पष्ट राजा का उल्लेख नहीं हुआ है। चौड़ी सड़कें थी, जल निकासी अच्छी थी, मकान प्रशासनिक नियंत्रण अच्छा था, पुजारी और नगर प्रमुख की प्रतिमा का प्रमाण है जो हमने पीछे देखी है। आर्थिक दशाएं क्या है इनकी, कृषि करते थे ये लोग, और गेहूं, जौ, तिल, कपास, ये सब की कृषि करते थे। ट्रेड हमने बताया पीछे, व्यापार मेसोपोटामिया से करते थे, अफगानिस्तान और ईरान। हस्तकला, मिट्टी के बर्तन बनाते थे ये, मूर्तियाँ, मन के खिलौने और मोहरे वगैरह बनाते थे। धातु का कार्य था इनका तांबा, कांसा, सोना और चांदी। विनिमय प्रणाली में सिक्के का कोई मिला नहीं है, पीछे हमने इनकी मुद्राएं देखी है, फोटो कैसी थी इनकी। और सामाजिक दशाएं थे इनकी समानता व अनुशासन, ये लोग समानता में बिलीव करते थे।
वर्ग विभाजन था इनका कृषक, व्यापारी और शिल्पकार। मतलब कोई कैटेगरी सिस्टम नहीं था उस टाइम कि ये छोटी जाति है या बड़ी। उस टाइम सब वर्ग विभाजन था, कृषक, व्यापारी, शिल्पकार वगैरह। और स्त्रियों का सम्मान करते थे ये लोग। और मातृ देवी की मूर्तियां मिली हैं, मातृ देवी की ये पूजा करते थे। अब देख लेते हैं धार्मिक दशाएं। धार्मिक दशाएं क्या है इनकी? मातृ देवी की पूजा, वो हमने बात कर ली है पीछे। और पशुपति वगैरह, योग मुद्रा की मूर्ति मिली है। प्राकृतिक पूजा, प्राकृतिक वृक्षों की पूजा करते थे ये। जल की पूजा करते थे, अग्निदेव की। और सवधा और कब्रों के भी प्रमाण मिले हैं। अब पतन का कारण देख लेते हैं हम, इसका पतन आखिर हुआ कैसे था। इस पतन के बारे में सभी बहुत सारे जो राइटर हैं वो अलग अलग लिखते हैं। किसी को एग्जैक्ट आइडिया नहीं है कि इसका पतन हुआ कैसे था, क्योंकि आज तक इनकी लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए क्लियरली कह पाना मुश्किल है कि पतन हुआ कैसे था। आइए देख लेते हैं। पतन का जो ईयर है इसमें है 1900 से 1500 ईस्वी पूर्व के लगभग इसका पतन हो गया था। अब कोई ये बताया गया है कि बाढ़ और नदियों के जो मार्ग बदलने की वजह से हो गया होगा इनका पतन, या फिर भूकंप या प्राकृतिक आपदाई हो कोई, या फिर व्यापार या आर्थिक पतन हुआ हो इनका, या भूमि की उर्वरता की घटना, या आर्य का आक्रमण, ये जो बाहर से आने वाले लोग थे आर्य, उन्होंने आक्रमण किया हो, या फिर कोई रोग या महामारी हुई हो तो उससे हुआ हो। विद्वानों के अनुसार देख लेते हैं। विद्वानों के अनुसार पतन का क्या रीजन हो सकता है। सर जॉन मार्शल और व्हीलर जी के अनुसार आर्य का आक्रमण हुआ था। आर्यों का आक्रमण यानी कि बाहर से कोई आक्रमण हुआ था, तो उस वजह से इसका पतन हो गया हो। या मैके के अकॉर्डिंग बार बार जो बाढ़ आती है उसके अकॉर्डिंग इसका पतन। और राको होलिया के अनुसार भूकंप व नदियों का मार्ग बदलना। और स्टुअर्ट पिगोट के अनुसार व्यापार का टूटना। फेयर सर्विस के अनुसार जनसंख्या वृद्धि व भूमि की उर्वरता की घटना। और अम्लानंद के अनुसार धीरे धीरे पतन, प्राकृतिक और आर्थिक और राजनीतिक। अब देख लेते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन पर बेस जो क्वेश्चंस प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। हम सभी एग्जाम्स का के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, जैसे यूपीएससी, एसएससी और स्टेट सिविल सर्विस में जो क्वेश्चन इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड आए हैं, सभी क्वेश्चंस को एक एक करके डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से ग्रेट बाथ की संरचना प्राप्त हुई है। मतलब ग्रेट बाथ टब, जो नहाने का जो सार्वजनिक टब था, वो कौन से एरिया से मिला है। मोहनजोदाड़ो से मिला है, हड़प्पा से, लोथल से, या कालीबंगा। ये हमने अभी लेक्चर में जस्ट पढ़ा है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था ग्रेट बाथ टब। ये आंसर हो गया इसका मोहनजोदड़ो, जो आया हुआ है यूपीएससी के 2015 के एग्जाम में। अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु का उपयोग करते थे। बताइए किस धातु का उपयोग करते थे। ये देखिए तांबा, कांसा, सोना, ये इन सभी धातुओं का प्रयोग करते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा सभी। और ये कौन से एग्जाम में आया हुआ है, यूपीएससी के 2013 के एग्जाम में। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। ये देखिए जॉन मार्शल या एच.एल. लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट सीवेल या जेम्स ब्रिगेश ने। तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा जॉन मार्शल ने। ये आया हुआ है यूपीएससी के प्री 2011 के एग्जाम में। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार के बर्तन का प्रयोग करते थे। हमने अभी पीछे बताया है अपने लेक्चर में, मिट्टी के बर्तन भी का भी जिक्र आया था, तांबे के, कांसे के, सभी, यानी कि इन ये सभी बर्तन जो थे इनका सभी का यूज़ करते थे। यह आया हुआ है 2009 में। सिंधु घाटी के लोग किस प्रकार के खेल खेलते थे। चौसर, पोलो या फिर क्रिकेट या फुटबॉल। तो क्रिकेट फुटबॉल तो उस टाइम नहीं था, ये चौसर का खेल खेलते थे उस टाइम। और ये आया है यूपीएससी के प्री 2005 में। अब सिक्स क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से डांसिंग गर्ल की मूर्ति प्राप्त हुई है। ये हमने अभी अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। डांसिंग गर्ल की मूर्ति मोहनजोदाड़ो से, हड़प्पा से, लोथल से, कालीबंगा से। जिसने हमारे लेक्चर को ध्यान से सुना है वो इजिली इनका आंसर कर पा रहा होगा। ये है मोहनजोदड़ो से, और ये आया है यूपीपीसीएस 2020 में। अब 7 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार के आभूषण पहनते थे। सोने और चांदी के आभूषण, मिट्टी के आभूषण, लकड़ी के आभूषण, या कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा सोने और चांदी के आभूषण। ये आया हुआ है 2018 में। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार के संगीत वाद्य यंत्र बजाते थे। इसमें है फर्स्ट ऑप्शन है वीणा, मृदंग, सेकंड सी बांसुरी, या फिर सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी। ये पीसीएस के 2016 में आया हुआ है। अब देख लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार के वास्तुकला का निर्माण करते थे। ये है हमारा 9 क्वेश्चन। इसमें मकान भी थे, स्नानागार, जल निकासी प्रणाली हमने सभी देखा है, स्नानागार भी देखा है इनका, जल निकासी प्रणाली भी देख ली, यानी कि इसमें हो जाएगा उपयुक्त सभी। अब 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। इसमें है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार के शैक्षिक संस्थानों का निर्माण करते थे। ये आया है 2012 में। विद्यालयों का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है। गुरुकुलों की स्थापना, विश्वविद्यालयों की स्थापना, या फिर पुस्तकालयों की स्थापना। हमने लेक्चर में कहीं भी इनकी ऐसा कोई जिक्र नहीं किया है कि इनका शिक्षण संस्थान बने हुए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यालयों का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है। अब हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, और ये हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस किया है, ये देखिए यूपीपीसीएस 2012 में आया हुआ है।
सीजीएल का जो 11 क्वेश्चन है ये आया हुआ है सीजीएल में। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार के व्यापार को करते थे? फर्स्ट ऑप्शन है स्थानीय व्यापार, सेकंड अंतर्राष्ट्रीय, और या फिर दोनों या कोई नहीं। तो ये भी हमने अभी पढ़ाया है आपको, ये स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दोनों करते थे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हमने बताया मेसोपोटामिया की सभ्यता, वहाँ से व्यापार करते थे, अफगानिस्तान वगैरह से व्यापार करते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार की कृषि कार्य करते थे? अनाज की खेती, फल और सब्जियों की, या दोनों? तो ये आंसर हो जाएगा इसका दोनों। ये सीजीएल 2020 में आया हुआ है। 13 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार की जल प्रबंधन प्रणाली का पालन करते थे? ये भी हमने डिस्कस किया है क्वेश्चन पीछे। जल निकास प्रणाली, जल संचयन प्रणाली, दोनों या फिर कोई नहीं। तो अगर आपने हमारे लेक्चर को बहुत ध्यान से सुना है, आप इस क्वेश्चन का आंसर भी इजीली दे सकते हैं। इसका आंसर भी हो जाएगा दोनों। अब देख लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार के लेखन प्रणाली का प्रयोग करते थे? इसमें है चित्रलिपि, वर्णमाला, दोनों, कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा चित्रलिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार के धार्मिक या धर्म में विश्वास करते थे? तो ये क्वेश्चन है, इसके ऑप्शन है प्राकृतिक पूजा, मूर्ति पूजा, दोनों या कोई नहीं। ये क्वेश्चन भी हमने अभी पीछे डिस्कस किया है हमारे लेक्चर में ही। प्रकृति की भी पूजा करते थे वो, और मूर्ति पूजा भी करते थे। प्रकृति में वृक्षों की पूजा करते थे, और मूर्ति पूजा में हमने मूर्ति देखी है, वो मातृ देवी की मूर्ति थी इनकी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार के सामाजिक ढांचे का पालन करते थे? इसका आंसर हो जाएगा जाति व्यवस्था कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है, समानता पर आधारित समानता, या शासन और प्रजा का विभाजन। इसमें हमने देखा है पीछे अभी कि समाज बटा हुआ नहीं था जातियों में, सबका इक्वल राइट था, सब अपने काम के बेस पर जाने जाते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा जाति व्यवस्था का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है। ये आया हुआ है यूपी पुलिस 2023 के अंदर क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ये है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार के खेल को खेलते थे? ये हमने पीछे भी क्वेश्चन डिस्कस किया है, दोबारा आ गया है। ये आया है यूपी पुलिस 2022 में आया था, और इसका आंसर है चौसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार के आभूषण पहनते थे? ये भी क्वेश्चन हमने अभी डिस्कस किया था। ये है सोने और चांदी के आभूषण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार के संगीत और वाद्य यंत्र? ये भी उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। हड़प्पा सभ्यता के नगरों में किस भाग को निचला स्तर कहा जाता था? ये जिस बच्चे ने हमारा जो ये देखा होगा लेक्चर ध्यान से, वो बता देगा इसका आंसर। हड़प्पा नगरों में किस भाग को निचला शहर कहा जाता था? पश्चिमी, दक्षिणी, उत्तरी, पूर्वी। पूर्वी को कहा जाता था। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा पुरातात्विक स्थल वर्तमान में स्थित नहीं है? ऑप्शन है मेहरगढ़, महागड़ा, चिरौंद, हल्लूर। तो इसका आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। अब देख लेते हैं हड़प्पा सभ्यता को की कौन सी धातु राजस्थान और ओमान में प्राप्त हुई है? ओमान बाहर का देश है, और राजस्थान इंडिया का ही एक स्टेट है। विकल्प में देख लेते हैं तांबा, टीन, सोना, चांदी। तो तांबा की जो तांबा का जो ये धातु है, ये बाहर भी प्राप्त हुई है और राजस्थान में भी। अक्टूबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार अग्नि वेदियाँ मुख्य रूप से हड़प्पा के किस शहर से प्राप्त हुई है? ये हमने अवशेष में क्वेश्चन पढ़ा है अभी। इसमें ऑप्शन है राखीगढ़ी, बनावली, मोहनजोदारो, कालीबंगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कालीबंगा। कहाँ पर है कालीबंगा, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। धोलावीरा का हड़प्पा नगर कितने भागों में विभाजित था? धोलावीरा ये भी गुजरात का स्थल था। इसमें था 2 या 4 या 3 या 5। ये जो एरिया था धोलावीरा का, ये 3 हिस्सों में डिवाइड था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सुरकोटदा का पुरातात्विक स्थल किस राज्य में है? ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, हरियाणा। आंसर हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो की जो नर्तकी की लड़की की जो मूर्ति मिली है, वो किस धातु का निर्माण करके बनाई गई है? लोहा, चांदी, सोना, कांस्य। बताइए, हमने लोहे का जिक्र किया है क्या सिंधु घाटी सभ्यता में? लोहा प्राप्त हुआ था या नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा कांस्य। ये आया हुआ है आरआरबी एनटीपीसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर लगभग विशेष रूप से शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था, जिसमें मनके बनाना, खोल काटना, धातु का काम करना, मोहर बनाना और वजन बढ़ाना शामिल था? ये क्वेश्चन भी पीछे हमारे लेक्चर के अंदर आया था। इसमें ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, नागेश्वर, चमुंदड़ो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगेन पढ़ लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता में कौन सा शहर लगभग विशेष रूप से शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था, जिसमें मनके बनाना, खोल काटना, धातु का काम करना, मोहर बनाना और वजन बढ़ाना शामिल था? आंसर हो जाएगा चमुंदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन। जर्मनी और इतालवी पुरातत्वविदों की एक टीम ने मोहनजोदाड़ो में सतह की खोज किस वर्ष शुरू की थी? जर्मन और इतालवी पुरातत्वविदों के अकॉर्डिंग। तो इसका जो ऑप्शन है 1970, 1990, 1980, 1955। इसका आंसर हो जाएगा 1980। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प उत्पादन से जुड़ा हुआ नहीं है? चमुंदड़ो, बालाकोट, नागेश्वर, मांडा। इसका आंसर है मांडा। ये भी सीजीएल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता का मोहनजोदड़ो सभ्यता का जो स्थल था,
ये मोहनजोदड़ो जो स्थल था वो किस नदी के किनारे था? ये हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था, ये था सिंधु नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल की खुदाई से महान स्नानागार के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ये क्वेश्चन आप आराम से आंसर दे सकते हैं बिना किसी ऑप्शन के भी, क्योंकि हमने ये क्वेश्चन प्रीवियस में भी क्वेश्चन डिस्कस किया है। ये हो गया आंसर इसका मोहनजोदड़ो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय महाद्वीप में मेहरगढ़ में बसावट की शुरुआत लगभग किस वर्ष में हुई थी? तो इसमें है 2000, 6000, 8000, 4000। इसका आंसर हो जाएगा 8000। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं, ये है सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल शहर की एक उपनदी के किनारे बसा था। लोथल शहर भोगवा नदी के किनारे बसा था। ये क्वेश्चन हमने पीछे डिस्कस किया था अपने डिटेल जब हम लेक्चर ले रहे थे। लोथल जो शहर था भोगवा नदी के किनारे, ये पूछ रहा है उसकी एक उपनदी थी, उपनदी का जो नाम है वो बताना है। पेरियार, साबरमती, कृष्णा, नर्मदा। पेरियार नदी जो है केरल के अंदर है, साबरमती है गुजरात में, और कृष्णा आंध्रा में है, और नर्मदा मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा साबरमती। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, धोलावीरा का प्राचीन शहर किस राज्य में स्थित है? इसके जो ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, और नेक्स्ट ऑप्शन है गुजरात। तो धोलावीरा जो है ये था हमारा गुजरात के अंदर, तो ये आंसर हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में निम्न में से किस स्थल में द ग्रेट बाथ टब या विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया है? तो ये क्वेश्चन कई बार हर एक एग्जाम के अंदर लगभग आता ही आता है, अगर सिंधु घाटी सभ्यता टॉपिक है उसके अंदर सिलेबस में। तो ये है कालीबंगा, धोलावीरा, लोथल, मोहनजोदड़ो। इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। अब हम आपसे एक क्वेश्चन देंगे मेंस लेवल का, आपको इसको लिखने की कोशिश करनी है। यह है मेंस लेवल का क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक जीवन का अध्ययन उसके पुरातात्विक अवशेषों से स्पष्ट होता है, टिप्पणी कीजिए। आपको इसमें धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक दशाएं बतानी है और इनके अवशेषों का डिस्कस करना है। आगे, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन किसी एक कारण से नहीं बल्कि बहुकारणीय प्रक्रिया का परिणाम था। हमने देखा है पीछे जो लेक्चर हमने डिस्कस किया है इसके अंदर कि जो सिंधु घाटी का पतन है वो किसी एक रीजन की वजह से नहीं हुआ है, उसके डिफरेंट कारण हैं, और विद्वान भी इसके डिफरेंट कारण बताते हैं। कोई कहता है बाढ़ की वजह से, कोई कहता है आर्यों का आक्रमण हो गया होगा, कोई कहता है कि कोई सीरियस बीमारी आई होगी उस टाइम, उससे हो गया होगा। एग्जैक्ट कोई डिफाइन नहीं किया गया है कि क्या रीजन था। तो इस कथन की पुष्टि करते हुए राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक, धार्मिक व प्राकृतिक कारणों की आपको चर्चा करनी है। आपको ये क्वेश्चंस लिखने की कोशिश करनी है और ये क्वेश्चन का आंसर हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो इस लेक्चर में इतना ही। सफलता उन्हीं को मिलती है जो हर असफलता से सीखकर उठ खड़े होते हैं। तो दोस्तों, हार मत मानिए, लगे रहिए। थैंक यू। लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।